तो जय श्री राम दोस्तों। मार्च 2024 जब चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से राजीव भारद्वाज जी को बीजेपी की तरफ से टिकट दी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को ही उनके बारे में पूरा पता नहीं है। और अगर आप चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से हो या फिर हिमाचल से हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में आप भी मोदी जी के नाम पर या किसी पार्टी के नाम पर वोट दे दोगे और फिर कहोगे हमने गलत इंसान को चुन लिया, यानी सही कैंडिडेट को नहीं चुना, कैंडिडेट को नहीं जाना। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। लाठीचार्ज भी हुआ, पिटाई भी हुई, हमारी हुई, फिर उसके बाद जेल भी गए। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ओके, ये हमारा उस समय का मूल मंत्र था। दी है राजीव भारद्वाज जी को, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उतारा नहीं है। ये मुद्दों पर तो चुनाव हो ही। लाइन आपके लिए छपी थी, बैक स्टेज कार्यकर्ता। जनता जनार्दन को, जो मेरी भगवान है, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से और बा आवाज़े बुलंद उठाऊंगा। आपकी टिकट के प्राप्त हुआ है कि चंबा जिला के एक एक बूथ में एक एक कार्यकर्ता से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है और इस क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र के हर निक एंड कॉर्नर पे मैं जाके आया हूं। सबसे पहले तो हम इनका हिस्ट्री और बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। इनके फादर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और ये खुद भी डॉक्टर के प्रोफेशन में है, यानी कि इनकी जो रोजी रोटी चलती है वो पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि इन्होंने खुद कहा कि वो क्लिनिक से चलती है। मेरी रोजी रोटी आज भी मेरे क्लिनिक से चलती है। अपने अर्ली डेज में ही, इवन अपने चाइल्डहुड में ही इन्होंने जो आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जब ये कॉलेज डेज में आए तो इन्होंने 1980 में एबीवीपी को ज्वाइन किया। एबीवीपी में अध्यक्ष, सचिव और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ एबीवीपी में लगभग 10 सालों तक इन्होंने कार्य किया। लाठीचार्ज भी हुआ, पिटाई भी हुई, हमारी हुई, फिर उसके बाद जेल भी गए। यहीं धर्मशाला की जेल में 12 दिन काटे हैं। उसके बाद 1989 में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और लगभग अभी तक 37 इयर्स में इन्होंने पूरी निष्ठा, समर्पण, पूरा योगदान दिया है इस पार्टी को और पूरे समर्पण के साथ इस पार्टी के लिए कार्य किया है। तो इनका जो हिस्ट्री था और जो बैकग्राउंड था उससे हमें इनके कैरेक्टर में थोड़ी क्लैरिफिकेशन ये मिलती है कि इनका जो वर्क एथिक्स है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरे हाथ में तो सिर्फ कर्म है। उस कर्म को करने में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। फल तो उस प्रभु के हाथ में है, मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में ये विचार जो इन्होंने कहा है, आते ही सबको एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा तो मैं अंधेरे में तीर मारने वाले कार्यकर्ताओं में से नहीं हूं। बट अगर ये विचार सत्य है इनके व्यवहार में, इनके कैरेक्टर में, तो मैं यहाँ पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ बीजेपी ने एक सही कैंडिडेट को टिकट दी है चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में। तो टिकट की न्यूज इन तक कैसे पहुंचे इसके बारे में भी ये कहते हैं। ये घोषणा हुई उस दिन भी मैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बहुत दूर दराज के क्षेत्र में, फिर तो टेलीविजन पे आया था। अच्छा, ऐसा होता है क्या? फोन कोई नहीं आया, कोई कॉल नहीं करता? नो। इससे हमें इतनी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि टिकट की न्यूज उनको कॉल कर नहीं मिलती है बल्कि उन्हें भी न्यूज पर ही मिलती है। इवन इन्होंने कहा कि जब विधानसभा डलहौजी में थे उसके बाद वो घर आए, उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें जो है टिकट मिल चुकी है। उससे पहले उन्हें पता नहीं था, इवन उन्हें कॉल तक भी नहीं हुई थी कि उन्हें टिकट मिल चुकी है। लेकिन अब टिकट तो मिल गई, लेकिन टिकट मिली है इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए मुद्दे। तो आखिर इनके मुद्दे क्या हैं इस इलेक्शन को लेकर? तो जो सबसे पहला मुद्दा इन्होंने बताया है वो है एक ऐतिहासिक मुद्दा, एक हिस्टोरिकल इशू, वो है सिकरीधार सीमेंट प्लांट। सिकरीधार का सीमेंट का प्लांट, सब कुछ हो गया जब वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों ये मुद्दा आज का नहीं है बल्कि कई सालों पहले का है। ये मुद्दा सबसे पहले राइज होता है 1979 में शांता कुमार के समय में, जो इस मुद्दे को राइज करते हैं। उसके बाद 1998 में प्रेम कुमार धूमल जी जब सीएम होते हैं तब ये मुद्दा फिर राइज होता है। उसके बाद 2003 में जब सरकार चेंज होती है ये मुद्दा बैकवर्ड हो जाता है। उसके बाद इन 2017 जयराम सरकार के समय में ये मुद्दा फिर राइज होता है, एक चुनावी मुद्दा बनता है। और इवन 2018 में तो ऐसी भी न्यूज आती है कि अक्टूबर 2018 से ये जो सीमेंट प्लांट है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर में ये नहीं हो पाता है। इवन इस बार ज्यादा चांसेस थे क्योंकि 2018 में जो सरकार थी
वो बीजेपी की थी स्टेट में, और साथ में सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार थी, तो चांसेस ज़्यादा थे लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ पर वो इशू बताते हैं कनेक्टिविटी के, और कंपनीज हायर नहीं हो पाई, जो हायर भी हुई वो काम करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर कुछ हो गया, टेंडर्स कॉल कर दिए गए लेकिन कंपनीज नहीं आई। उनने बीच में 35-40 किलोमीटर का कनेक्टिविटी इशू बताया था। खैर छोड़िए, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रहता है, ये इशू केवल एक इशू ही बनकर रहता है। एक्चुअली जो सिकरीधार सीमेंट प्लांट है वो सिकरीधार, चुरा और चंबा एरिया में है। अगर यहाँ पर ये सीमेंट प्लांट लगता है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। लगभग डायरेक्टली 1000 जॉब्स यहाँ से क्रिएट होगी और इनडायरेक्टली 5000 तक जॉब्स यहाँ से क्रिएट होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में जो पॉवर्टी है वो भी और ज़्यादा कम होगी यहाँ पर। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। और इन्होंने कहा, राजीव भारद्वाज जी ने, कि इसके लिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से मेहनत करेंगे, एक बार फिर से दिल्ली में इसके लिए लड़ेंगे तो शायद हो पाएगा। और जो दूसरा मुद्दा है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का। दोस्तों बड़ी शर्म की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि 14 साल के बाद भी आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है। एक रेंटेड बिल्डिंग से ये यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, रन करती है आफ्टर 14 ईयर्स। इवन अब तो गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिए 2 कैंपस, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिए 2 कैंपस इस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर 30 करोड़ जो है ट्रांसफर करने हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही। यानी अभी के टाइम पर फिलहाल जो रियल इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। मोदी जी ने 250 करोड़ रुपया भेजा है इस कैंपस के निर्माण के लिए। फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो गई, पर्यावरण की क्लियरेंस हो गई, उसके एवज में केवल सुखू जी की सरकार को 30 करोड़ रुपया जमा करवाना है, लेकिन वो नहीं करवा रहे हैं। तो सब लोग कि वो 30 करोड़ रुपीस ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, नहीं तो ये बिल्डिंग बन भी सकती थी और बनना स्टार्ट भी हो सकती थी। और जो तीसरा मुद्दा जिसके लिए लड़ना चाहते हैं वो टूरिज्म। इवन ये चंबा की बात करते हैं, ये प्राप्त हुआ है कि चंबा जिला के एक एक बूथ में एक एक कार्यकर्ता से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, और हर निक एंड कॉर्नर पे मैं जाके आया हूं। और जो चंबा का नैसर्गिक सौंदर्य है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पर्यटन की दृष्टि से चंबा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चंबा में कई एरियाज हैं, जैसे साच पास हो गया, पांगी हो गया, भरमौर, इतने ज़्यादा मनमोहक, इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। इन्होंने खुद भी कहा, ये खुद भी गए हैं मैक्सिमम एरियाज में, चुनाव से पहले भी और अब चुनाव में भी। तो बहुत मनमोहक, बहुत अनदेखे, बहुत आकर्षक दृश्य हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी मिल सकता है टूरिज्म के थ्रू, अगर टूरिज्म उस लेवल तक डेवलपमेंट हो। तो ये टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर लड़ना चाहते हैं, ये बात भी इन्होंने कही। लेकिन ये जो कुछ भी मुद्दे थे ये केवल इनके खुद के मुद्दे थे जिनके लिए ये लड़ना चाहते हैं। एक्चुअली में यहाँ के लोगों के, यानी कि हिमाचल के युवाओं के क्या मुद्दे हैं, वो क्या इस बारे में सोचते हैं। भाई मतलब वैकेंसी आ रही है, बहुत कम आ रही है, ठीक है, जो भी आ भी रही है तो उसकी रिजल्ट जो वो पेंडिंग पड़ रही है। ये तभी तो बोल रहे हैं ना हम बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, हम कांग्रेस को। मतलब हम देख रहे हैं कि युवा क्या चाहता है। मेरी ये का जो सबसे पहला मुद्दा ये है कि एक्चुअली जो राजनीति है वो किसी मुद्दे पर हो ही नहीं रही है, या फिर यूँ कहूँ कि सही मुद्दे पर राजनीति ही नहीं हो रही है। मुद्दों पर तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। मुद्दों पर जो चुनाव होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि पिछला जो भाजपा का घोषणा पत्र था उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं और अब आगे का जो घोषणा पत्र है वो क्या है। राजनीति तो किसी दूसरे ही मुद्दे पर हो रही है। और जो दूसरा इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट का, कि पिछले 1.5 साल में, इवन नॉट 1.5 साल बट पिछले कई सालों से जो एम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा कम होती जा रही है। इवन जो करंटली रूलिंग पार्टी है उन्होंने 1 लाख जॉब्स की जो है प्रॉमिस दी हुई थी यहाँ के युवाओं को, लेकिन वो 1 लाख जॉब्स अब वर्तमान में कहाँ गई और क्या कर रही है सरकार, वो यहाँ के युवाओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। 70 पेजों के घोषणा पत्र में आपने 2 बार जॉब शब्द का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 2 बार। तो मतलब ये बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। विक्रांत मतलब वैकेंसी आ रही है, बहुत कम आ रही है, ठीक है, जो भी आ भी रही है तो उसकी रिजल्ट जो वो पेंडिंग पड़ रही है। ये तभी तो बोल रहे हैं ना हम बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, हम रोजगारी नहीं है अभी रिपोर्ट है कि। तो एम्प्लॉयमेंट एक दूसरा इशू है यहाँ के युवाओं का और सबसे इम्पोर्टेंट इशू भी है। और जो थर्ड इशू है वो है जो हमारी कानून व्यवस्था है वो अपनी चरम सीमा पर है। और कानून व्यवस्था की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में इस कदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है कि रोज़ाना कत्लेआम खुलेआम हो रहे हैं। किन्नौर का गोली कांड देखे, नालागढ़ के ब्रोटीवाला में जो ओपन गोली
अनदेखी अनसुनी घटनाएं आजकल देवभूमि हिमाचल में हमें देखने को मिल रही हैं। जो घटनाएं हमें यूपी महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी स्टेट्स में मिलती थी वो घटनाएं यहाँ पर भी मिल रही हैं। यानी कानून व्यवस्था भी अपनी चरम सीमा पर है। ये भी यहाँ के युवाओं का मुद्दा है। और चौथा मुद्दा है यहाँ के युवाओं का, वो है कि वुमेन सेफ्टी कर रहे कि महिला सुरक्षा का। हम देखते हैं कि लगातार देश के अंदर जब से भाजपा की सरकार 2014 से देश के अंदर आई है, लगातार जो महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, चाहे वो महिला अपने अधिकारों के लिए उनको फील्ड पे आना पड़ा है। इसके साथ ही हिमाचल में हम देखेंगे कि हाल ही में पालमपुर के अंदर भी इस तरीके की घटनाएं हैं। क्यों उन दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा नहीं देते हैं? हालांकि महिला सुरक्षा में भी डे बाय डे हिमाचल गिरता जा रहा है। आपने पालमपुर का द्राट कांड देखा होगा, कितना भयानक था। वो उसी का नतीजा था कि महिला सुरक्षा डे बाय डे कम होती जा रही है हिमाचल में। तो ये जो है फोर्थ मुद्दा है यहाँ के युवाओं का। तो आपने युवाओं के मुद्दे भी देखे, आपने राजीव भारद्वाज जी के मुद्दे भी देखे। सो इन लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जिन मुद्दों के लिए राजीव भारद्वाज जी लड़ रहे हैं, अगर सच में उन मुद्दों पर वो काम करेंगे, सच में आने वाले समय में उन पर कुछ काम होगा, तो इस देश के लिए, इस हिमाचल के लिए और चंबा के लिए, कांगड़ा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। इवन इन्होंने अपनी अभी तक की रैलियों में किसी को उतना क्रिटिसाइज भी नहीं किया है, किसी पर्सन को, किसी दूसरी पार्टी को। इन्होंने अपने मुद्दों को रखा है, अपनी बातों को रखा है। इवन मुझे तो इनकी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट भी हो रहा है कि शायद ये करेंगे। बोल दिया, अपने भाइयों को भी बोल दिया, जितने मेरे संबंधी हैं सबको बोल दिया कि आज के बाद कांगड़ा चंबा की जो जनता जनार्दन है, यही मेरा परिवार है। इनके सुख दुख में शामिल रहूंगा, इनके चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाऊंगा। और ये मैं अपने भाषण में भी बोल रहा हूं। लेकिन ये भी मोदी नाम का यूज कर रहे हैं, मोदी लहर का यूज कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र भाई मोदी। सरकार के मुखिया कौन है? नरेंद्र भाई मोदी। तो उनकी बनाई योजना का बखान हम लोग करेंगे ना। और किसान सम्मान निधि की बात करेंगे, 4 करोड़ गरीबों को घर बना। यहाँ पर हम इन्हें दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज तो हर एमपी कर रहा है बीजेपी का, तो हम अकेला इनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखने को ये बाकी है कि आखिर जो ये कह रहे हैं वो सच में करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना बाकी है कि आखिर ये यहाँ से एमपी भी बन पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं। So that's it for today, and this is Umesh Kumar, and thank you.